जी हाँ, हिसार में देखिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, साथ में हैं जिला अध्यक्ष कैप्टन अभिमन्यु जी। हरियाणा बीजेपी की मीटिंग के कुछ वार्तालाप, साथ में हरियाणा मुख्यमंत्री भी पहुंचे हिसार में और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। जानिए उनका पूरा वार्तांत। आज संयोग से 22 जुलाई 22 जुलाई को 1947 को जो वर्तमान तिरंगा झंडा है, इसके स्वरूप को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो तिरंगे का पहले अलग अलग रूप थे, अलग अलग तरह से सोचा गया था, लेकिन जो आज वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी स्वीकार्यता संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को की थी। और हमारे लिए गौरव की बात है कि इसी दिन हम अगस्त माह में, अगस्त के दूसरे सप्ताह में 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के मध्य तिरंगा यात्राओं की योजना है। 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। पार्टी के भिन्न मोर्चों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। युवा मोर्चा को 22, जाति मोर्चा को 17, पिछड़ा वर्ग मोर्चा और महिला मोर्चा को 15, किसान मोर्चा को 20 और माइनॉरिटी मोर्चा को 1 यात्रा, ऐसे 90 यात्राएं सौंपी गई, जिसमें ये अपने अपने दायित्व के साथ इन यात्राओं को संपन्न कराएंगे। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इन सब यात्राओं में सहभागी होंगे। सामान्यतः ये समय अपना बलिदान दिया, देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, और उनको नमन करते हुए कहीं ना कहीं शहीद स्मारक से या किसी न किसी शहीद स्मारक पर पहुंचते हुए यात्राएं। दूसरा विषय आज की बैठक में हम तय कर रहे हैं कि हमारा एक अभी चला हुआ ही अभियान है, जो बीच में है, पन्ना प्रमुख बनाना, यानी उसकी रचना करना और पन्ना प्रमुखों को पार्टी के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना, पंजीकृत करना और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन। आज की तारीख तक हमारे 34 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो गए और कल 6 है। कल हमारा होटल का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, हथीन का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, कोदी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, सांपला का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, मैंगलोर का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और सोनीपत का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। हमारे मुख्यमंत्री जी कल सोनीपत के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में रहने वाले हैं, विप्लव देव जी महेंद्रगढ़ और सांपला में रहने वाले हैं, और होटल हथीन और पटौदी सम्मेलन में करने वाला। हमारे कुल पन्ना प्रमुख जो बनने वाले हैं वो अपेक्षित संख्या 3,46,000 है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज हमारे पन्ना प्रमुख 2,01,576 पंजीकृत हो गए हैं। हम तेजी से ये काम कर रहे हैं और अगस्त के अंत तक हम इस काम को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चले गए कि हमारी 90 की 90 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख पंजीकृत हों और उनकी रचना हो, पंजीकृत हों और उनके सम्मेलन हों। इस संगठनात्मक काम को एक कम है वहाँ कैसे तेजी के साथ आगे बढ़े, इसकी योजना रचना आज की बैठक में हो रही है। समीक्षा भी हो रही है और आगे तेजी से काम किया जाए, इसके लिए भी प्रेरित करने का काम जहाँ कम वहाँ हम इसी कैंपेन को और गति देने की हमने एक बड़ा कैंपेन दे रहे हैं। हमने अगस्त के चौथे सप्ताह में, तीसरे चौथे के बीच में 19-20 अगस्त से एक 7 दिन के लिए हम लगभग 4,000 से अधिक अल्पकालीन फुल टाइम तो 1 सप्ताह का समय का दाम देने वाले कार्यक्रम को निकालेंगे। और ये हर पूरे जोश के साथ पार्टी एक बड़ा कैंपेन ऐसा ले रही है कि लगभग हर शक्ति केंद्र तक हम एक अल्पकालीन 1 सप्ताह का समय का दान देने वाला कार्यक्रम भेजें और 1 सप्ताह वो क्षेत्र में लगाकर आए, पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करें। पार्टी का जो कैंपेन चला हुआ है अभी तक, जो पन्ना प्रमुख का है, वो सशक्तिकरण का है,
पार्टी के लाभार्थियों और जो सरकार के लाभार्थी हैं उनको संपर्क करने का है, पन्ना प्रमुखों को संपर्क करने का है, जहाँ नहीं बने हैं वहाँ बनाने का है। इस काम के लिए एक बड़ा कैंपेन जो है वो अल्पकालीन विस्तार, हम इसको थोड़ा समय का, एक सप्ताह का समय का काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सूची बन रही है और उनके समय का नाम देंगे उनको अपने ही लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन अपने जिले से दूसरे जिले में उनके समय का नाम देंगे। मान लो हिसार भी है तो हिसार में एक सीट भिवानी की भी है, हिसार में एक सीट जो है वो जींद की भी है, तो उस नाते से अपनी विधानसभा से दूसरी विधानसभा या दूसरे जिले में भेजने का प्रयास करें। ऐसा एक बड़ा कैंपेन जो है वो लेने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक लाभार्थी संपर्क का बड़ा कैंपेन 30 जुलाई को प्रधानमंत्री जी की मन की बात है। मन की बात सुनने के तुरंत बाद हम लगभग 10 लाभार्थियों को हर बूथ पर संपर्क करेंगे। इस बार का जो लक्ष्य हमने रखा है वो चिरायु कार्ड जिनको मिला है उनको संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। वैसे चिरायु कार्ड के लाभार्थियों को संपर्क करेंगे, 2 लाख लाभार्थियों को संपर्क करने का टारगेट इसमें दे रहे हैं। हर मन की बात के कार्यक्रम के बाद हर महीने ऐसे 2 लाख लाभार्थियों को संपर्क करते हुए इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ कार्यक्रम हमारे हुए जून सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के 9 साल का वो समय था उसके होने के, लेकिन कुछ कार्यक्रम उसमें इतने ओवरलैप कार्यक्रम थे, हमारे कुछ कार्यक्रम रह गए। जैसे के साथ मीटिंग हुई थी, हर विधानसभा में टिफिन बैठक हुई थी, ऐसे उसका भी एक जो बचे हुए जितने भी काम है हम कर पाए, बहुत अच्छा कर पाए। हमने 18 जून से लेकर 30 जून के बीच में 9 रैलियां की, पार्टी के लिए ऐतिहासिक था। इतने कम समय में इतनी रैलियां हमारी पार्टी ने पहले कभी नहीं की थी, बाकी पार्टियां भी नहीं कर पाती। हमने एक ही दिन में 3 रैलियां की, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक। उस दिन हमारे 2 पन्ना प्रमुख भी थे, एक उकलाना में थे और एक पंचकुला में। तो इसलिए पार्टी उस नाते से एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उस समय बहुत मजबूत एक्टिविटी कर पाई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी जो बीच में छूटी उनको पूरा करने का भी टारगेट यहाँ से कार्यकर्ताओं को देकर के रहे। तो एक बड़ा कैंपेन आने वाले महीने में तिरंगा यात्रा के रूप में, अल्पकालीन विस्तारक के रूप में। इसी समय एक दिन और ऐसा आता है कि 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका के रूप में, क्योंकि 10 लाख लोग जो है उसमें मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ की आबादी उस समय विस्थापित हुई थी, यहाँ से वहाँ गई थी। वो एक बड़ा गर्व का विषय है। कहते हैं कि जो देश अपने ऐसे बुरे दिनों को भूल जाता है तो बुरे दिन फिर से आ जाते हैं, इसलिए लोग अपने बुरे दिनों को याद रखते हैं। इजराइल में तो इस विषय को लेकर उन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ, याद-ए-वतन, होलोकॉस्ट म्यूजियम। तो कहते हैं कि हमारे जो बुरे दिन थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जो 60 लाख यहूदी मारे गए थे, हम उसको भूलने नहीं देंगे। मैंने 2 बार वो होलोकॉस्ट म्यूजियम देखा, जिंदगी में फिर मौका मिला तो फिर देखूंगा। वो बहुत प्रेरणादायी है, बहुत ही प्रेरणादायी। इसी में से नया इजराइल खड़ा हुआ है। तो ऐसे जो कष्ट के समय कोई भी रहे हैं उसको याद करते हुए उसके लिए भी हमने 14 अगस्त को हर जिले में कार्यक्रम करने का तय किया है। ऐसे कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन आज की बैठक में शाम के समय होने वाला है। हमारे परवाही के आने वाले थे, लेकिन कुछ निजी कारणों से उनका कार्यक्रम आज मेरे काम करके तो बैठक के नाते इतनी बातें मुझे आपसे साझा करनी थी। आपके कोई सवाल है तो बीजेपी के जो लोग थे और आपके पास उनका इस्तीफा आया है नहीं है, तो ऐसी स्थिति क्यों आई? नंबर 2, बाढ़ के कारण हरियाणा में काफी हालात खराब है, किसानों को कितना मुआवजा दिलाने का काम करेंगे? देखिए, सवाल नंबर 1, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास किसी का इस्तीफा नहीं पूछा है, लेकिन एक अपील मैं आप सबके माध्यम से जरूर करना चाहूँगा। महापुरुष सबके साझे के होते हैं। महापुरुषों को कभी जाति के नजरिए से हमको नहीं देखना चाहिए, उनका क्षेत्र के नजरिए से भी नहीं देखना चाहिए। जैसे सुभाष है कि पूरे देश के नायक हैं, भगत सिंह है तो पूरे देश के नायक हैं, राजगुरु है तो पूरे देश के नायक हैं, राम है तो हर दिल के नायक हैं, हम ऐसे कृष्ण हैं तो हर दिल के नायक हैं। इनको हम जाति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए किसी को, कि महापुरुष सबके साझे होते हैं और इसी दृष्टि से सबको देखना चाहिए। ऐसी कोई
बात हुई है, किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची है तो उनको समझाएं बुझाएंगे, पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जो बाढ़ इस बार आपदा घोषित की गई है, 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार जब नहीं बनी थी तो आपदा प्रबंधन का पैसा केवल 6,000 रुपये मिलता था, हमने उसको आधे 12 किया, अब 15 है। तो जिनकी भी फसलें इसमें खराब हुई हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है उसके माध्यम से उनका सहयोग किया जाएगा। प्रदेश में बीमा भी जो है वो उसकी वो हो गई है नोटिफिकेशन, तो जिनको बीमा के माध्यम से मिलना चाहिए वो अपना बीमा कराएंगे, क्योंकि वो पूरी करोड़ टाइम का होता है तो उनको इस नाते से सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी जिनके नुकसान हुए हैं वो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, किसी की दुकान का है, मकान का है, किसी के तो 35-36 से 9 पे आए कम से कम। वो जो झूठ बेचती थी कांग्रेस वो खत्म हुआ है एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से। जिन राज्यों में के लोग हमारे यहाँ के नौकरी करते हैं वहाँ बेरोजगारी कम बताते थे, हमारे राज्य में ज़्यादा बताते थे। ये सही है कि भाई 9% है जो आंकड़ा दिया गया है और निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है कि भाई कुछ लोगों की वैकेंसी भी निकल रही है और अंत्योदय मेले लगाकर सब रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। नई इंडस्ट्री भी आ रही है, जैसे थोड़े दिन पहले आपको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने मारुति के एक नया प्लांट बनने से कराया, सोनीपत में उद्घाटन किया था। तेल डब्बा फैक्ट्री बनी है, इतनी बड़ी मंडी जो है कई हजार करोड़ की कन्दौर में उसका काम शुरू हो गया और विश्व ट्रेन का काम जो है, कई हाईवेज अपने यहाँ निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर को बढ़ेंगे और ये और नीचे आएगा, हम सबकी अपेक्षा है। सर, जब से किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा एक साथ हाथ जोड़कर यात्राओं में, रैलियों में खड़ी हुई नजर आ रही है, बीजेपी के लोग बड़े खुश हैं। हाथ जोड़े, कोई राम राम करे तो उसमें तो कोई कष्ट की बात तो होनी नहीं। लेकिन तीनों के हाथ मिलने से बीजेपी में इतनी खुशी की लहर नहीं, ये आपका कहीं आपने कहीं ये नजरिया, ये आंकड़ा ये कहीं किया होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन चुनाव नजदीक है तो सभी दलों के सब नेता सगर्य होते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने भी अपनी सगर्यता बढ़ाई है चुनाव की दृष्टि से। ये शायद स्वाभाविक है, सारे दल उस तरह करिए तो कांग्रेस के सब नेता भी सगर्य होंगे। दूसरी ये कि जेजेपी के साथ में जो दोबारा जो तवज्जो दी गई है, मजबूरी है या जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्रीय प्रतीकों को एक तरह से अपने प्रतीक बनाने के पहले भी बहुत काम किया। जो नेशनल फ्लैग लेके आए उसी तरह का कांग्रेस ने अपना झंडा, उसमें कोई बहुत अंतर लेकर रखकर नहीं चाहिए और अभी भी उसी प्रकार का ये नामकरण कोशिश की है, जिससे लोगों के बीच में ये एक संभ्रम रहे कि ये किसी दलों की बात है कि भारत की बात है। इस पर ऐतराज भी हुए, पूरे देश ने इस बात पर ऐतराज जताया है। बाकी उनकी ताकत और उनकी वीकनेसेस क्या है आपके भी ध्यान में है कि जिन स्थानों पर वो साथ आएंगे वहाँ कईयों की ताकत ही नहीं है, जिन स्थानों पर उनके टिकटों पे बंटवारे में वहाँ उनके अपने झगड़े भी हैं, नेशनल कैंडिडेट भी तय नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज मैं नहीं मानता कि कोई पुराने यूपीए का है। निश्चित रूप से ये की बैठक भी हुई है, जेजेपी की गई है, जेजेपी उसका हिस्सा है। निश्चित रूप से यूपी सरकार में साझेदार है। इसका जो अगला सवाल आप पूछोगे वो उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ और आपने यहाँ से उसके लिए बड़ी बहस यहाँ से खड़ी कर दी थी। नहीं, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ कि मजबूर नहीं, कोई मजबूरी नहीं, जो है गठबंधन की साथी है, गठबंधन में अच्छी सरकार चला। सर, जेजेपी हर सीट के ऊपर अपना अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी अगले चुनाव में जाने के बारे में किन्हीं दलों का कोई फैसला नहीं हुआ है। जेजेपी बीजेपी का सरकार चलाने का गठबंधन है, वो हमने पहले भी कहा चल रही है, इसलिए वो एनडीए का हिस्सा भी है। अगला निर्णय होगा तो आपसे साझा करेंगे। सर, तलवंडी गांव के लोग बहुत दिन से धरने पे हैं और दूसरा एयरपोर्ट को लेके भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है, इस बारे में क्या? देखिए, मुझे तो जो जानकारी है वो एयरपोर्ट के बारे में तो एक अच्छी जानकारी हमारे पास आती है, कैसे जो एयरपोर्ट बन रहा है, डेवलप हो रहा है, जिनको जानकारी है वो ज़्यादा बताएंगे। तलवंडी का मुझे लगता है वो जो गाँव के रास्ते वाला विषय मुझे उसकी भी देख लेना है, कैप्टन साहब को जानकारी है तो मुझे बता देना। सर, किसान लगातार धरने पर हैं और जैसे हिसार के मिनी सेक्रेटरी बात करें तो यहाँ भी धरना दे रहे हैं, काफी संख्या में किसान हैं। क्या किसान को सरकार मना नहीं पा रही है? उनका जो मांगे वो मानने में क्या देरी है? क्या कारण है ऐसे कि किसान की तरफ गौर नहीं किया जा रहा मुआवजे को लेकर? कौन से मुआवजे के लिए बैठे हो? मेरी डिटेल जानकारी अगर आप पे है तो आप सवाल में 2022 फसलों के मुआवजे के लिए बीमा का है या
बीमा से पॉलिसी रिवर्ट का इशू है, पॉलिसी करवाई थी उन्होंने रिलायंस से और रिवर्ट कर दी गई है, उनको क्लेम नहीं मिल रहा है। अच्छा, निश्चित रूप से जो भी उनका क्लेम बनता है वो मिलना चाहिए। मैं भी जो है कृषि मंत्री रहा हूँ, बीच बीच में जब जरूरत पड़ी पहले ही मेरे समय में भी ऐसे कुछ मुआवजे रुके थे तो हमने केंद्र में बात करके निकलवाए थे। मुझे लगता है कि जो सरकार और आप साहब इसमें लगे होंगे तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी कि मैं भी सहयोग करूँगा कि जो उनका कंपनसेशन बनता है वो मिले। सर हरियाणा में मंत्रिमंडल में कोई बदलाव का है सर? नहीं, अभी कोई एक चंडीगढ़ को लेकर सर बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष जो उनकी स्टेटमेंट आई है कि इस पर सिर्फ पंजाब का आता है, हरियाणा का कुछ नहीं। ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और विधिवत रूप से हरियाणा में वहाँ अपने एक नए विधानसभा भवन के लिए विधिवत रूप से अपनी एक एप्लीकेशन लगाई है और उस एप्लीकेशन की सहमति की तरफ बढ़ रही है और उसके बदले में उन्होंने जमीन भी मांगी है। जितनी जमीन चंडीगढ़ देंगे उतनी जमीन हरियाणा उनको देने वाला है, तो उसमें कोई जमीन कम होने की वहाँ का वो विषय भी नहीं है। बदले में वो जमीन हम देंगे। और आप सबको मालूम है ये विधानसभा भवन जो अभी वर्तमान है ये बहुत छोटा है, पत्रकारों को भी उतनी जगह नहीं मिलती है, बहुत सारे जो वरिष्ठ नेताओं के कमरे वहाँ होने चाहिए उनको वो जगह नहीं मिलती है और संकरी जगह पे काम चलाते हैं। फिर अगला जो 2029 में जो विस्तार होने वाला है लोकसभा विधानसभाओं का, जिसकी चर्चा बार बार आती है, और उस नाते से एक बड़ी विधानसभा की आवश्यकता है जो हरियाणा के लिए आवश्यक है और उस नाते से हरियाणा के स्पीकर और मुख्यमंत्री जी इस काम में लगे। मुझे लगता है कि सहमति मिलेगी ना आगे बढ़ेगी। ठीक है जी।